कभी कभी ऑनलाइन गेमिंग जैसी एक मामूली सी आदत भी किसी को एक ऐसी हकीकत से जोड़ सकती है जो बहुत ही परेशान करने वाली हो। आज हम उड़ीसा के बालकृष्ण की कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक घर की छत से शुरू तो होती है, लेकिन सालों पुराने एक बहुत ही गहरे और अंधेरे राज पर जाके खत्म होती है। ये बालकृष्ण के अपने शब्द हैं और यहीं से माहौल बनना शुरू होता है। जरा सोचिए, रात का अंधेरा है, मोबाइल नेटवर्क के लिए कोई छत पर अकेला बैठा है और पास के जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। ये अकेलापन और एक अनजाने खतरे का एहसास कराता है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि छत पर जो पत्थर फेंके गए थे वो उस खौफ की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सिलसिले की अगली कड़ी थी जो बालकृष्ण का सालों से पीछा कर रहा था। हमारी कहानी शुरू होती है फूलबनी शहर से, जहां बालकृष्ण अपनी माँ और भाई के साथ रहते थे, और यही वो जगह है जहां उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके घर में वो अकेले नहीं हैं। तो सिचुएशन को समझिए। पिता आर्मी में थे, घर से दूर, भाई भी कॉलेज के लिए बाहर गया हुआ था, घर में सिर्फ बालकृष्ण और उनकी माँ थे। एक बिल्कुल नॉर्मल रात थी, सब कुछ शांत था, जब एक बिन बुलाए मेहमान ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। और देखिए, ये कोई अचानक से डराने वाला मंजर नहीं था, बल्कि ये बहुत ही शांत और अजीब था। बस एक काली परछाई जो वहां थी, शायद देख रही थी। बालकृष्ण ने इसे आंखों का धोखा मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। शायद हम में से कोई भी यही करता, पर ये तो बस एक शुरुआत थी। ये कोई एक रात की बात नहीं थी, ये सिलसिला पूरे 3 साल तक चला। छत पर किसी के छड़ी लेकर चलने की ठक ठक की आवाज तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गई थी। उन्होंने उसे भी किसी पंछी की आवाज या कुछ और समझकर टाल दिया। लेकिन तीसरे साल में उस अनदेखी ताकत ने तय कर लिया कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है। अब यहां से कहानी एक नया और ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। अब तक जो चीज दूर और धुंधली महसूस हो रही थी, वो अब एकदम पर्सनल और खतरनाक लगने लगी थी। ये बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर फिल्म का सीन लगता है ना? आधी रात का वक्त, प्यास लगना और अचानक कमरे का ठंडा हो जाना। उनके कमरे के दरवाजे के नीचे से एक सफेद रोशनी आई और दरवाजा हल्का सा हिला। डर के मारे बालकृष्ण फौरन अपने बिस्तर पर गए और खुद को कंबल से ढक लिया। ये वो पल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। कंबल के नीचे छिपे हुए वो उस चीज को देख तो नहीं सकते थे, पर महसूस कर सकते थे, उसकी मौजूदगी को, यहाँ तक कि उसकी सांसों को भी सुन सकते थे। डर का सबसे गहरा रूप वही होता है जब आप कुछ देख नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। सोचिए ये कितना पर्सनल और भयानक रहा होगा। कोई अनदेखी शक्ति आपके इतने करीब है, आपके बिस्तर पर, आपके तकिए को छू रही है। उस पल में बालकृष्ण का चीखना तो बनता ही था। उनकी माँ आई, उन्हें समझाया कि ये सब उनके मन का वहम है, लेकिन बालकृष्ण जानते थे कि ये सच था। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगते, दरवाजे पर कोई दस्तक देके गायब हो जाता, और सबसे डरावनी बात, बालकृष्ण को सपने आने लगे कि वही महिला उनकी माँ का रूप लेकर उनका गला घोंट रही है। अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक सीधा हमला था। आखिरकार परिवार ने वो घर छोड़ने का फैसला किया और अपने गांव रसिमांडी वापस आ गए। उन्हें लगा कि शायद वो उस खौफ को पीछे छोड़ आए हैं, पर वो गलत थे। एक नया चैप्टर अब शुरू होने वाला था। तो देखिए, हुआ ये कि खौफ खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। फूलबनी में वो एक अकेली, धुंधली सी मौजूदगी थी, लेकिन गांव के घर में मामला ज्यादा उलझा हुआ था, ज्यादा आक्रामक था, और ऐसा लग रहा था कि इसमें एक से ज्यादा आत्माएं शामिल थीं। ये पहली बार था जब उस शक्ति ने फिजिकली निशाना साधा। छत पर फेंके गए पत्थर एक साफ संदेश थे, तुम यहाँ अकेले नहीं हो और हम तुम्हें देख रहे हैं। जब उनके परिवार ने कहा कि उन्होंने पत्थर नहीं फेंके, तो बालकृष्ण समझ गए कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। ये एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। पायल की आवाज, एक बहुत ही जानी पहचानी ध्वनि। बालकृष्ण ने सुना कि ये आवाज रसोई से होती हुई जंगल की तरफ गई और फिर थोड़ी देर बाद वापस उनके कमरे की ओर लौट आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेचैन आत्मा घर और जंगल के बीच चक्कर काट रही हो। जब बालकृष्ण ने हिम्मत करके अपने पिता को सब कुछ बताया, तो कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आया। उन्हें पता चला कि ये सब सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा था। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
अब तक ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ बालकृष्ण का पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पिता के इस कबूलनामे ने ये साफ कर दिया कि पूरा परिवार इस खौफ को झेल रहा था। घर में वाकई कोई और था। इस आध्यात्मिक पुष्टि ने उनके डर को एक हकीकत में बदल दिया। पुजारी ने ठीक वही बताया जो वो लोग महसूस कर रहे थे, एक माँ और एक बेटी। लेकिन ये कहानी और भी डरावनी तब हो गई जब उस घर को बनाने वाले मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई। अलग अलग लोगों के अनुभव एक ही भयानक तस्वीर बना रहे थे। मजदूरों ने भी उसी माँ और बेटी की जोड़ी को देखा था, कभी पंखे से लटका हुआ, कभी कोने में बैठा हुआ, और यहाँ तक कि घर के पास के आम के पेड़ पर भी। ये सारे दर्शन इस बात का पक्का सबूत थे कि उस घर में दो बेचैन आत्माएं थीं। तो अब सवाल ये था कि आखिर ये माँ और बेटी कौन थीं और वो इस घर से क्यों जुड़ी हुई थीं? इसका जवाब छिपा था उनके गांव के एक दर्दनाक इतिहास में। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 2008 के कंधमाल दंगों को जानना होगा, जो उस इलाके में हुई हिंसा और त्रासदी का एक काला अध्याय था। और यही ऐतिहासिक घटना उस पहेली का आखिरी टुकड़ा है जिसे हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सच चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला था। वो आत्माएं कोई बुरी ताकतें नहीं थीं, बल्कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक माँ और बेटी थीं। दंगों के दौरान उस छोटी बच्ची को बेरहमी से मार दिया गया था। अपनी बेटी की मौत का सदमा वो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। उनकी ये दुखद और अधूरी कहानी ही उन्हें उस जगह से बांधे हुए थी। जो पहले एक डरावना अनुभव लग रहा था, अब वो एक बहुत गहरी त्रासदी की कहानी बन चुका था। पुजारी ने बताया कि वो आत्माएं अब शांत हो जाएंगी, लेकिन उस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। बालकृष्ण का परिवार आज भी इस सच्चाई के साथ रहता है कि वो दो दुखी आत्माओं के साथ अपना घर साझा करते हैं। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या भूत प्रेत सिर्फ अतीत की दर्दनाक यादें हैं जो किसी जगह पर अटक गई हैं, या कुछ और? इसका जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।